जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर हम लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं उस श्रृंखला में जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। भगत सिंह का मुकदमा हम लोग इस श्रृंखला में पिछले वीडियो में देखा था। 23 मई तक की सुनवाई, और 23 मई तक की सुनवाई में फणींद्र नाथ घोष जो सबसे प्रमुख गद्दार था क्रांतिकारियों में, उसका पूरा बयान खत्म हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आगे। 23 मई का जब हम लोग बयान देख रहे थे तो उस दिन जज ने ये कहा था कि अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। तो 26 मई को सुनवाई होने जा रही है और हमेशा की तरह सबसे पहले उपस्थिति दिखाई गई। उपस्थिति में जो तीनों सरकारी वकील हैं वो मौजूद हैं। सभी अभियुक्त अनुपस्थित हैं। अभियुक्तों की तरफ से कोई वकील भी मौजूद नहीं है और दोनों जेलों के अधिकारी आकर के बताते हैं कि अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया। वो जो हर दिन के तारीख में, हर तारीख पर ये जो चल रहा है शुरू में, वही सेम चीज़ है। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो इस अभियान को जारी रखने में ज़रूर मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। तो साथियों, अब इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। एक नज़र सिर्फ देख लीजिए जल्दी जल्दी कि अदालत में उपस्थिति इस तरह से दर्ज कराई गई है। देखिए, तीनों सरकारी वकील CH कार्डेनोड, S कलंदर अली खान, गोपाल लाल ये मौजूद हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बख्शी दीनानाथ भी मौजूद है। सभी 18 अभियुक्तों के बारे में अनुपस्थित लिखा गया और हियरिंग रिज्यूम्ड, मतलब हियरिंग अब शुरू किया जा रहा है। बोस्टल जेल लाहौर से लालचंद असिस्टेंट जेलर ने आकर के कहा कि अभियुक्त नहीं आ रहे हैं, उनसे कहा गया लेकिन सबने इनकार कर दिया। और फिर सेंट्रल जेल लाहौर के असिस्टेंट जेलर दौलत अली शाह ने भी यही बात कही कि अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर गवाही शुरू होती है मनमोहन बनर्जी की। यह भी बिहार का ही था, बेतिया का ही, बेतिया के बगल में बैरिया है। पिछले बयान में भी जो फणींद्र नाथ घोष का बयान आया, जब चल रहा था तो इसका जिक्र आया था और ये अब बयान देने जा रहा है। इसका नाम मनमोहन बनर्जी उर्फ मनोहर बनर्जी। बाप का नाम है जगदीश चंद्र बनर्जी। जाति भी दर्ज है ब्राह्मण। 22 वर्ष उम्र। पेशा में लिखा हुआ है काश्तकारी और ठेकेदारी। बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला है और ये अब अपना बयान शुरू कर रहा है। शुरू में अपने बारे में बताता है कि वो बैरिया के पाठशाला में पढ़ा, उसके बाद फिर बेतिया गया। बेतिया राज हाई स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई और वहीं पर पढ़ते लिखते फणींद्र नाथ घोष के भाइयों की जो दुकान थी, जहां फणींद्र नाथ घोष बैठा करता था, वहां पर जाने लगा। जिस स्कूल में ये पढ़ता था मनमोहन बनर्जी, वहीं का एक स्टूडेंट था नारायण चंद्र मुखर्जी और वो उसका कजिन था, मतलब मनमोहन बनर्जी का कजिन था नारायण चंद्र मुखर्जी। और नियमित रूप से वह फणींद्र नाथ घोष की दुकान पर जाया करता था। वहीं पर भेंट हुई और फिर फणींद्र नाथ घोष ने उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी, जिसमें बांग्ला विप्लव, लाइफ ऑफ मैक्स स्वीनी जो बंगाली भाषा में लिखी हुई थी, और इस तरह से कुछ किताबें दी और धीरे धीरे उसे क्रांतिकारी प्रशिक्षण में शामिल किया विचारों से। अभी वो क्रांतिकारी बना नहीं, जो अपनी बयान में बता रहा है, लेकिन उसे बताता था फणींद्र नाथ घोष कि देश की जो बर्बादी है उसका कारण अंग्रेज हैं और अगर देश को हम लोग अच्छा करना चाहते हैं तो हर हालत में अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा। इसका बयान भी काफ़ी लंबा चला है। शुरू में ही उसने यह भी बताया कि जहाँ ये पढ़ता था वहीं कमलनाथ तिवारी भी पढ़ते थे और कमलनाथ तिवारी 2 क्लास सीनियर थे मनमोहन बनर्जी से। फणींद्र नाथ घोष मनमोहन बनर्जी को 1922-23 में कांग्रेस के अधिवेशन जो बिहार के गया में हुआ था वहाँ भी लेकर के गया था और वहाँ ये मनमोहन बनर्जी जो है वो दर्शक के रूप में उसने इस अधिवेशन में भाग लिया। वो ये भी बताता है कि वहाँ जो भाषण सुना गया अधिवेशन में तो उस पर काफ़ी अधिक असर हुआ और फिर
फणींद्र नाथ घोष के विचारों से प्रभावित होकर के विभिन्न भाषणों को सुन करके या उसके यहाँ बेतिया बैरिया में जो कुछ भी वहाँ जलसे वगैरह होते थे देशभक्तों के, स्वतंत्रता सेनानियों के, उसके भाषण सुना करता था। और 1923-24 में ये क्रांतिकारी बन गया, जबकि इसकी उम्र उस समय 14 या 15 साल था और इसे क्रांतिकारी दल की सदस्यता दिलाई थी फणींद्र नाथ घोष ने। 1925 में फणींद्र नाथ घोष के साथ ये कानपुर के अधिवेशन में भी गया, वहाँ पर भी भाषण सुना। उसके बाद फिर फणींद्र नाथ घोष ने मुजफ्फरपुर से कुछ खादी के कपड़े ला करके बेतिया में खद्दर की दुकान खोली थी और उस दुकान का इंचार्ज बनाया था मनमोहन बनर्जी को। ये 1926 की बात है। इसके साथ ही कुछ हथियार भी दिए गए थे मनमोहन बनर्जी को रखने के लिए और मनमोहन बनर्जी उन हथियारों को अपने पास छुपाए रखता था। फिर जब विजय कुमार सिन्हा आए थे तो पिछले बयान में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फणींद्र नाथ घोष मनमोहन बनर्जी के पास लेकर के गया, वो पूरा किस्सा इसने बताया है। और फिर दिल्ली में जो बैठक हुई और वहाँ पर फिरोज शाह के किले का जो खंडर था जहाँ HSRA का गठन किया जाना था, उस बैठक में गया। ये फणींद्र नाथ घोष ने भी बताया था और उसी के साथ ये भी गया था मनमोहन बनर्जी, तो उसने भी सब कुछ ये बताया। इसने भी अपने बयान में कहा कि दिल्ली वाली मीटिंग में जयदेव कपूर बाकी लोगों के साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा वगैरह का सबका नाम लेते हुए उसने जयदेव कपूर का भी नाम लिया है कि जयदेव, तो वहाँ सुखदेव ने टिप्पणी की है झूठ। और सुखदेव का नाम विलेजर रखा गया था, ये विलेजर के ही रूप में जानता था। और फिर उसने कहा कि लाहौर में सुखदेव नाम का आदमी एक पकड़ा गया, तो फिर मुझे पता चला कि जिसको हम लोग विलेजर कहते हैं उसका असली नाम सुखदेव है। एक जगह जब ये बताता है मनमोहन बनर्जी, मैं जिस व्यक्ति को अदालत में देख रहा हूँ वह ब्रह्मदत्त है, जिसको मैंने पांडे के साथ देखा था, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया। और आज पहला मौका है कि मैंने उसको दिल्ली की मीटिंग के बाद देखा है। मैंने दिल्ली मीटिंग के दौरान उसे 2-3 मिनट ही देखा था। पांडे और ब्रह्मदत्त हमसे 4-5 गज की दूरी से गुजरे थे। तो सुखदेव ने टिप्पणी की है कि कमाल की स्मरण शक्ति, कमाल का याददाश्त। और फिर दिल्ली मीटिंग के बारे में उसने बात बताया है, जो कुछ भी वहाँ पर जैसे जैसे उसने देखा था। फिर ये हुआ कि फणींद्र नाथ घोष को ये काम दिया गया कि बंगाल में बम बनाने वाले की तलाश करे। और फिर यह भी कहा कि दिल्ली मीटिंग में ही प्रस्ताव रखा गया कि बेतिया में एक डकैती की जाए ताकि पैसे की जो समस्या है वो दूर हो सके। फिर फणींद्र नाथ घोष के साथ लौट आया, यहाँ वहाँ गया, मेरठ गया और कहाँ कहाँ इधर उधर। उसी दौरान फणींद्र नाथ घोष ने इसे बताया कि मुजफ्फरपुर में जहाँ से खादी का माल आता है वहाँ जो योगेंद्र शुक्ल नाम का आदमी है वो क्रांतिकारी दल का मेंबर है। फिर जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं बेतिया में तो वो पूरा वर्णन किया है कि कैसे कैसे हुआ है। वो पिछले बयान में भी जो हम लोगों ने देखा सुना था लगभग वैसे ही है। उसने बयान के अंत में कहा कि भगत सिंह ने अपना कोट और रिवाल्वर फणींद्र नाथ घोष को दिखाया था और कहा था कि कोट की जेब रिवाल्वर की वजह से फट गई है और वो कोट अब अदालत में सबूत के तौर पर प्रदर्श P-487 के रूप में रखी हुई है। फिर कलकत्ता में जो कांग्रेस अधिवेशन में सभी लोग शामिल हुए थे, भगत सिंह यहाँ सैंडर्स को मारने के बाद पहुँचे थे और इधर से फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी गए थे, तो वहाँ के बारे में बताया है। और फिर ये कहा कि 3 जनवरी 1929 को मैं और मेरे साथी यानी मनमोहन बनर्जी और उसके साथ और जो बेतिया से लोग गए हुए थे वो लोग कलकत्ता से रवाना हो गए। फणींद्र नाथ घोष कलकत्ता में ही रुका रहा और 26 मई का बयान यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन का बयान फिर शुरू होता है। अगले दिन यानी 27 मई को जो शुरू हुई, अदालत बैठी और ये सुनवाई शुरू हुई, तो उसमें सबसे पहले वही प्रक्रिया उपस्थिति वगैरह की अपनाई गई और कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं, सिर्फ सरकारी वकील हैं, जज हैं और मुकदमा चल रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर बख्शी दीनानाथ मौजूद है। और फिर आगे वो बताया कि कलकत्ता से आसनसोल आया, कैसे कैसे वो लौटा है बेतिया, उसके बारे में उसने जानकारी दी है। फिर वो कलकत्ता पहुंचा है जो अब दिल्ली में बम कांड हो चुका है। और वहाँ पहुँचने के बाद मतलब कलकत्ता ये 20 अप्रैल 1929 को पहुँचा और वहाँ पर फणींद्र नाथ घोष से मिला, साथ में कमलनाथ तिवारी भी थे। वहाँ से फिर ये लोग ईडन गार्डन कलकत्ता में जो है वहाँ जाते हैं, वहाँ पर विजय कुमार सिन्हा भी मिले और
अब ये किया गया कि पैसे की बहुत ज़रूरत है, चूँकि साथियों को भूमिगत होना है, बहुत सारे क्रांतिकारी फरार हैं और उनके बचाव के लिए पैसे की ज़रूरत है, मुकदमा लड़ना है, इसलिए भी जो भूमिगत हैं उनको होटल में ठहरने के लिए या धर्मशाला में ठहरने के लिए, उनके खाने पीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अब एक एक्शन करना ज़रूरी है और ये एक्शन बेतिया में किया जाएगा और उसके बाद फिर तैयारी शुरू हो जाती है बेतिया में एक्शन करने की। मनमोहन बनर्जी ने भी एक और आदमी को क्रांतिकारी दल का मेंबर बनाया था, वो उसका मजदूर था, उसके यहाँ काम करता था, खेती वगैरह में मदद करता था। उसका नाम था रघुनी चमार और रघुनी चमार को वो हथियार मुख्य रूप से छुपाने का काम देता था और उसकी कोई भूमिका नहीं रही थी। हालांकि ले गया था कलकत्ता अधिवेशन वगैरह में और क्रांतिकारियों की बातें बताते रहता था, अखबार पढ़ के सुनाता था। वो हम लोग आगे देखेंगे जब रघुनी चमार का बयान होगा, तो तब वो भी सरकारी गवाह बन गया था। रघुनी चमार को वो हथियार छुपाने के लिए देता रहा और बेतिया में जो एक्शन करने की योजना बनी थी, तो 7 जून 1929 को बेतिया में एक जगह है मौलनिया और बेतिया के बगल में वो एक गांव है मौलनिया, जहां पर डकैती की गई। उस दिन खुद मनमोहन बनर्जी एक बारात में चला गया था ताकि पुलिस को शक न हो उस पर, और जब अगले दिन लौटा है तो फिर उसे बताया रघुनी चमार ने, जो खुद उस डकैती में शामिल था। वो हथियार लेकर के गया था और फिर डकैती होने के बाद हथियार वापस लेकर के आया था, सब छिपा दिया था। तो उसने बताया कि डकैती हो गई है और डकैती के दौरान ही कमलनाथ तिवारी को चोट लग गई थी, काफ़ी गंभीर रूप से तलवार से जख्मी हो गए थे। तो उनका इलाज वगैरह कराया जा रहा है और धर्मशाला में उनको रखा गया है। उसके बाद फिर जो डकैती में इस्तेमाल किए गए थे हथियार, उसकी शिनाख्त करता है और डकैती में जो सामान लूटे गए थे उन सब की शिनाख्त करता है। आप एक नज़र देख लीजिए कि डकैती में वहाँ मौलानिया कांड बहुत ही प्रसिद्ध कांड है। हालांकि अब इसे याद नहीं किया जाता, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार के लोग कभी क्रांतिकारियों को या उनके एक्शन को याद करना उचित नहीं समझते, इसलिए मौलानिया कांड अब भुलाया जा रहा है, लेकिन इसका क्रांतिकारी इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। तो उसमें जो लूट का सामान है उसमें दर्ज है प्रदर्श पी, अब खुद जोड़ लीजिएगा सबके साथ, प्रदर्श पी, एग्जिबिट पी जुड़ा हुआ है और सबूत सबका लिखा हुआ है। 820 जनाना पेटी चांदी गूंथी हुई, 821 और प्रदर्श पी 822 चांदी का हार। और फिर जो जेवर है वो उसके बारे में बताया है कि रघुनी ला करके उसे दिया था। चूँकि डकैती के दौरान मनमोहन बनर्जी खुद मौजूद नहीं था और रघुनी सब जो भी गाना था वो वहाँ लूट के बाद रघुनी को दे दिया गया था कि जा करके मनमोहन बनर्जी को दे देना रखने के लिए। तो मनमोहन बनर्जी को जब उसने दिया तो मनमोहन बनर्जी उन सभी गहनों को एक झंडा में बांध करके और फिर एक बक्सा में डाला था और उसके जो मवेशियों का ये था, कह लीजिए पशुशाला, उसमें गाड़ दिया था। तो वो झंडा जिसमें बांधे गए थे सभी गहने वो है प्रदर्श पी 823, 824 चांदी का कंगन, 825 झावा चांदी का घुंघरूदार, 826 चांदी का टीका, 827 चांदी के कंगन, 828 चांदी की अछाली, 829 चांदी का एक जोड़ा बाजूबंद गुथा हुआ, 830 हंसली, 831 चांदी के कर्णफूल, 832 हमेल चांदी के दाने, 833 चांदी के कंगन, 834 कर्णफूल चांदी का एक जोड़ा, 835 चांदी का भोटा, 836 चांदी के 2 जोड़े घुंडी, 837 चांदी का एक कड़ा टूटा हुआ, 838 पतली चांदी के 2 जोड़े कड़े, 839 चांदी के 2 जोड़े कड़े, 840 चांदी की बंगोरी, 841 चांदी का एक झुमका, 842 चांदी की एक जंजीरदार मांग टीका, 843 ताबीज चांदी बाजू, 844 चांदी का ताबीज ढोलक 2 दाना मन का लाल दाना वाला। और इस तरह से ये करके वो जिस बक्से में रखा गया था उसका वो भी सबूत के तौर पर मौजूद था। प्रदर्श भी 845। कमलनाथ तिवारी घायल हो गए थे, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तो डकैती में जो रुपए मिले थे वो ननकू सिंह के यहाँ रखे गए थे। तो रघुनी चमार को भेज करके इसने पैसे मंगवाए, 60 रुपये मंगवाए हैं, 10 जून की ये बात है। और साथ में 2 सोने के जेवर जो कि ननकू सिंह के पास ही रखे हुए थे। तो वो जो सोने के जेवर आए हैं वो कंठा था और उसके दाने को प्रदर्श पी 847 के रूप में रखा गया है। 60 रुपये जो लाए रघुनी चमार ने वहाँ से ननकू सिंह के यहाँ से, वो दे दिए गए कमलनाथ तिवारी के इलाज के लिए। 14 जून को पुलिस ने छापा मारा
मनमोहन बनर्जी के घर, जैसा कि ये बता रहा है। उस समय ये छिप गया, लेकिन 16 जून को थाने में चला गया, क्योंकि उसकी मां ने कहा 15 जून को कि तुम पुलिस के सामने हाजिर हो जाओ, और मां के कहने पर वो पुलिस के सामने हाजिर हो गया, यानी गद्दार बन गया। सुखदेव ने यहाँ टिप्पणी की है कि विचार करने के लायक है। उसने बेतिया थाना में सरेंडर किया था, वहीं से पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। उसके बाद फिर लाहौर के शाही किले में उसे रखा गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। पुलिस के पूछने पर 4-5 दिन के बाद उसने बयान दिया। पुलिस फिर उसे बेतिया वापस लेकर के आई, और उसने चूँकि गहने जो छिपाए थे वहाँ ले गया पुलिस को, और पुलिस ने सारे वहाँ से गहने और हथियार बरामद कर लिए। उसके साथ वो सभी गहने और हथियार जो रोहिणी चमार के पास थे। आगे मनमोहन बनर्जी बताता है कि बेतिया से मुझे बेरिया लाया गया ताकि रोहिणी चमार की तलाश की जा सके। वहाँ पर रोहिणी चमार बेरिया में नहीं था। वापस बेतिया जब लाया जा रहा था तो रास्ते में रोहिणी चमार मिल गया, और रोहिणी चमार को मैंने कहा कि अब बता दो कि क्या क्या हुआ है, और रोहिणी चमार ने बता दिया। तो यहाँ सुखदेव ने टिप्पणी भी की है कि लक्ष्य के बजाय व्यक्ति का प्रभाव। रोहिणी चमार ही चूंकि हथियारों को छिपाता था, तो रोहिणी चमार जब ये हो गया कि हाँ ठीक है हम सब कुछ बता देंगे, मनमोहन बनर्जी के कहने पर वो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। तो वो जहाँ छुपा करके सब हथियार रखता था उसमें ले गया, वहाँ उस जगह पर ले गया, और वहाँ पर सब कुछ बरामद करवाया। बाद में मनमोहन बनर्जी ने उन जगहों की भी शिनाख्त कराई है जहाँ पर वो जयंत सन्याल से मिला था इलाहाबाद में, मतलब जयंत सन्याल के घर के बारे में बताया। और फिर दिल्ली में जहाँ जहाँ वो ठहरा था, जहाँ गया था, जो कुछ भी उसने देखा था, उन सब की शिनाख्त कराई मजिस्ट्रेट को ले जा करके, और वो सारा बयान यहाँ दिया कि मैंने इस तरह से ये किया था, शिनाख्त कराया है। दोस्तों, इसके साथ ही 2 दिन तक इसका बयान चला है मनमोहन बनर्जी का, और उसका बयान खत्म हो गया। ये सरकारी गवाह संख्या 4 था। अब सरकारी गवाह संख्या 5 को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किन किन गद्दारों ने क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिया और किस तरह से बयान दिया। मनमोहन बनर्जी ने जितने क्रांतिकारियों से भेंट की थी उनकी भी शिनाख्त की, जेल में जाकर के भी उनकी पहचान की थी कि ये दिल्ली के बैठक में मौजूद थे, या मौलानिया में ये मौजूद थे, या यहाँ पर इनको देखा, और वो सब कुछ भी इसने किया था। ये जो हम लोग देख रहे थे ये अदालत में बयान जो उसने दिया वो संक्षेप में। 2 दिन के बाद इसका बयान खत्म हुआ, और अदालत की सुनवाई भी उस दिन के लिए खत्म कर दी गई। अभी क्रांतिकारी जेल में ही हैं, अदालत की सुनवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम लोग जारी रखेंगे भगत सिंह का मुकदमा। और इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।